स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया। रिडीमेबल डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं, 6 केसेस, और उन ऑल 6 केसेस का एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसी पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपसे आपके सामने आता है तो वो बन जाना चाहिए आपसे, ठीक है। आज जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स में वो है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। क्या मतलब है इसका? देखो, जिस तरीके से शेयर्स का पैसा कंपनी एक बार नहीं मंगवाती, उसी तरीके से डिबेंचर्स का भी पैसा पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी एक बार में मंगवा ले। ऐसा जरूरी नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकती है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये वही केस है। अकाउंटिंग एंट्रीज करते कैसे? अब देखो, जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे करोगे ये एंट्री? क्या होगा प्रोसेस? मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है तो हम उसको एक एक करके देख लेते हैं। डिबेंचर्स का पूरा पैसा अगर एक बार में आ जाए तो उसका एंट्री आपको पता है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट कर दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। सही है ना? एक बार में अगर पूरा पैसा कंपनी ने मंगवाया है तो इस तरीके से करते हैं। अगर डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में इशू होता है तो हम एंट्री कैसे करेंगे? तो इंस्टॉलमेंट में उसी तरीके से जैसे शेयर्स में इंस्टॉलमेंट्स होता है, जिसको हम पहले कहते हैं एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल एंड सो ऑन। उसी तरीके से डिबेंचर्स में भी क्या कहलाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या कहलाएगा डिबेंचर्स के लिए? एप्लीकेशन। दूसरा क्या कहलाएगा? अलॉटमेंट। तीसरा क्या कहलाएगा? फर्स्ट कॉल। चौथा क्या कहलाएगा? सेकंड कॉल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन का जब अमाउंट रिसीव होगा तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का। यही एप्लीकेशन मनी फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर करा जाता है? डिबेंचर्स अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बीच में एक और एंट्री दिया है। ये एंट्री किसके लिए है? अगर एक्सेस मनी आ गया है एप्लीकेशन के टाइम पे तो उसको क्या कर सकते हैं? या तो रिफंड कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, अगर पैसा लौटा रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा, और पैसा अगर आगे की कॉल में एडजस्ट हो रहा है तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। या क्वेश्चन ने ये कहा कि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और कुछ एक्सेस एडजस्ट होगा तो दोनों करेंगे। ठीक है, इन दोनों एंट्री को आप मिला के भी लिख सकते हैं, कंपाउंड एंट्री। अब जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा? डिबेंचर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और जब कॉल मनी ट्रांसफर करेंगे, रिसीव होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है। सिमॉन्स लिमिटेड ने 1,12% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच का इशू करा है। पूरा पैसा कब आना है? कब आना है पूरा पैसा? एप्लीकेशन में। डेट क्या है? 1 अप्रैल। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? डिबेंचर्स को अलॉटमेंट कब हुआ है? 7 अप्रैल को। एक्सेस मनी को क्या करा गया है? तो जर्नल एंट्रीज पास करना है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। तो लिखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा, बोलिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 1,10,000 इंटू 100, 1,10,00,000। 1,10,00,000 होगा कि 11 करोड़ होगा? 1,10,000 में 2 जीरो और जोड़ देंगे। 1,10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक करोड़ 10,00,000 आएगा। लिख लिया एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,10,00,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। हो गया? सेकेंड एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स में और जो एक्स्ट्रा है उसका रिफंड हो रहा है ना, तो रिफंड का भी एंट्री मिला के करेंगे। एंट्री लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। to 12% debentures account to bank account। कर लिए? अमाउंट 1,10,00,000 से डेबिट करोगे, 1 करोड़ जाएगा डिबेंचर्स में और 10 लाख जाएगा बैंक में। 10 लाख रिफंड हुआ ना, नरेशन उसी के हिसाब से मेंशन कर देंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू होता है, ये बात पता है हमें। डिबेंचर्स प्रीमियम का जो अकाउंट अमाउंट है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्योंकि डिबेंचर्स जो है वो बाय डेफिनेशन इंक्लूडेड इन सिक्योरिटीज, यानी डिबेंचर्स सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में इंक्लूडेड होता है और ये बात क्लॉज एच में मेंशन है। सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो क्लॉज एच है उसमें ये बात मेंशन है। इसलिए रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो डिबेंचर्स का भी जो प्रीमियम है ना, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपने डाला हुआ है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करने का रूल बताता है कहाँ? सेक्शन 52 में ये बात लिखा हुआ है। तो सेक्शन 52 जैसे कहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने का पॉइंट वैसे ही यूज करेंगे।
और कैसे है वो यूटिलाइजेशन, वो आगे आएगा, उसके बारे में लोग जहाँ पे आएगा वहाँ पे बात करेंगे। ये बात समझ लेना है कि जिस टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉल किया जाएगा उस टाइम पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कहाँ डाल देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये अमाउंट या तो ड्यू में होगा या अमाउंट ट्रांसफर वाले एंट्री में होगा, यानी अगर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर प्रीमियम वहां पे है तो प्रीमियम ट्रांसफर वाले पॉइंट पे आएगा एंट्री, और अगर ड्यू कर रहे हो तो प्रीमियम ड्यू के कॉल पे आएगा, ड्यू के टाइम पे आएगा, जिस समय हम पैसा मंगवाते हैं ना शेयर होल्डर से, उस टाइम शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स। सो डिबेंचर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है वो डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हमको राइट ऑफ करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। नॉर्मली जो रूल है ना डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का, वो ये है कि डिबेंचर्स का डिस्काउंट राइट ऑफ होता है जितने ईयर में आपको बेनिफिट मिलेगा उस डिबेंचर से, उसी ईयर में आपको राइट ऑफ करना है। यानी जिस तरीके से आपने डिबेंचर्स का बेनिफिट लिया है उसी बेनिफिट के रेशियो में आपको डिबेंचर्स राइट ऑफ करना है, और अगर इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो 3 से 5 साल के ऊपर राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहे हैं ना, इट इज कंसिडर्ड ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू एमोडाइज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, ठीक है। जितने साल में बेनिफिट मिलेगा ना उतने ही साल में आपको राइट ऑफ कर देना, जो कि नॉर्मली 3 साल या 5 साल के लिए इशू होता है, तो 3 साल या 5 साल तक राइट ऑफ करना है डिबेंचर्स का डिस्काउंट, ठीक है। डिबेंचर्स का जो ड्यूरेशन है ना उसके बियॉन्ड आपको राइट ऑफ नहीं करना है, जो ड्यूरेशन है डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का उसी ड्यूरेशन में डिबेंचर्स के डिस्काउंट को यूटिलाइज कर ले। अच्छा, डिस्काउंट किस समय देंगे, जिस समय भी डिस्काउंट देंगे डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो क्या है, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी डिस्काउंट को इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करा जाता है। यानी जब हम ट्रू एक्सपेंस निकालेंगे ना, यानी नेट बोरोइंग कॉस्ट निकालेंगे, तो वहां पर टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट तो लेंगे ही लेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट अमोर्टाइज्ड। यानी अगर हमें क्वेश्चन में कह दे कि बताओ कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है, और डिबेंचर इंटरेस्ट अगर है, और उस साल डिबेंचर्स का डिस्काउंट भी राइट ऑफ हुआ है, तो उस ईयर का डिबेंचर का इंटरेस्ट प्लस डिबेंचर का जो डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ है, ये दोनों अमाउंट को मिला लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक साल में 1 लाख का डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% 10,000 बनता है। और मान लीजिए वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुआ है 10%, तो 10,000 रुपये डिस्काउंट है और 5 साल में रिडीम हो जाना है, तो हर साल 2-2 हज़ार रुपये पीएल में जाएगा। और अगर कोई पूछेगा कि नेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना हुआ, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट का और 2,000 रुपया डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, टोटल कितना हो गया, 12,000। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या आएगा, 12,000 इन दैट केस। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स लिमिटेड ने इशू किया है कितना डिबेंचर्स, 1 लाख, 12% डिबेंचर, डिबेंचर कितने का है, कितने पर, इस पे 10% डिस्काउंट पे इशू करा है, इन फुल ऑन एप्लीकेशन, और पूरा पैसा एप्लीकेशन में ही मंगवा रहे हैं। एप्लीकेशन कितना डिबेंचर के लिए आया है, 1,20,000। डिबेंचर्स का अलॉटमेंट कब हुआ है, 9 जून को। एक्सेस मनी का क्या किया गया, उसी डेट में रिफंड कर दिया गया, तो जर्नल एंट्री पास करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट से बनाना है। देखो जर्नल और लेजर दोनों बोले ना, तो जर्नल एंट्री तो समझ में आता ही है, लेजर अकाउंट में कितना अकाउंट आएगा, जितना अकाउंट आप ट्रांजेक्शन में यूज करोगे ना वो सारा अकाउंट आपको लेजर में ओपन करना पड़ेगा, और जर्नल से लेजर पोस्टिंग आपको आता है ना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा बोलिए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लिखिए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और अमाउंट में 1,20,000 इंटू 90, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 1,20,000 इंटू 90, 90 कहाँ से आया, 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो 1,20,000 इंटू 90।
हो गया? पानी यहाँ का है, पानी यहाँ का है। सेकेंड एंट्री क्या होगा? सेकेंड एंट्री लिखोगे, देखो अगर अलग अलग एंट्री करना चाहते हो तब तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, जो अमाउंट रिफंड हुआ उसके लिए कर लेंगे, 20,000 डिवेंचर्स का पैसा लौटा देंगे 90 रुपए करके। और जो डिवेंचर्स का पैसा डिवेंचर्स के लिए रिसीव हुआ है, जिनको एक्चुअल में डिवेंचर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उनके लिए एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? 12%, है ना? या दोनों एंट्री एक साथ मिला के भी कर सकते हो, तो लिखो एंट्री लिखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हो गया? अमाउंट लिख लो, अमाउंट जितना से एप्लीकेशन शुरू में क्रेडिट हुआ है उतना ही से डेबिट करोगे, यानी 1,20,000 इंटू 90, 1,20,000 इंटू 90, 1,20,000 इंटू 90। चलिए, डिस्काउंट में लिखोगे 1 लाख इंटू 10, डिवेंचर्स तो 1 ही लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो डिस्काउंट उसी पे जाएगा 1 लाख इंटू 10। हो गया? क्रेडिट में लिखोगे तो 12% डिवेंचर्स में 1 लाख इंटू 100, और बैंक में चला जाएगा 20,000 इंटू 90। $20,000 इंटू 90। हो गया? लेजर अकाउंट बना लो सबका। कौन कौन अकाउंट बनेगा? बैंक अकाउंट बनेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट अकाउंट बनेगा, 12% डिवेंचर्स अकाउंट बनेगा, है ना? 1 2 3, ये तो हो ही गया बैंक, 1 2 3 और ये 4, 4 अकाउंट बनेगा।
हो गया? कर लिए पोस्टिंग? तो जर्नल के अलावा अगर लेजर पोस्टिंग कहा जाए क्वेश्चन में, तो अगर जर्नल एंट्री आपने सीखा है तो लेजर कर लेंगे, लेजर सीखा हुआ है। मान लो किसी किसी क्वेश्चन में अगर लेजर पोस्टिंग ही सिर्फ बताया गया तो उसे जर्नल एंट्री भी आना चाहिए आपको। कोई पॉइंट पूछना है? इस चैप्टर का क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं आया स्कैनर से? बात नहीं हुआ? भावना से बात नहीं हुआ तुम्हारा? स्कैनर का इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन मांग लो कम से कम। उसमें कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दिखेगा जिस पैटर्न का क्वेश्चन क्लास में नहीं बताया तो बताएंगे ना। जिस पैटर्न का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लिया वो बन जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन दिखा कि एग्जाम में आया है बट उस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा तो डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चले। हो गया कंप्लीट? कर लेना इसको, लेजर तो आता ही है। हम लोग चलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे। अगर डिवेंचर्स का कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू होता है तो क्या करेंगे? मीनिंग समझ लेते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी या सपोर्टिंग सिक्योरिटी कहलाता है। जब हम कोई कर्ज लेते हैं और उस कर्ज के लेने के लिए हम कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं, यानी पहले हम कर्ज ले चुके हैं उसके ऊपर कोई संपत्ति गिरवी रख दिया है बट वो संपत्ति सफिशिएंट नहीं है और हम दोबारा से कोई संपत्ति या कुछ गिरवी रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जिसको सेकेंडरी या सपोर्टिंग सिक्योरिटी कहा जाता है लोन के लिए। और ये रियलाइज कब होगा? विच कैन बी रियलाइज्ड बाय द लेंडर इन द इवेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन नॉट बीइंग रिपेड ऑन ड्यू डेट। अगर ओरिजिनल लोन का अमाउंट ड्यू डेट पे रिपेड नहीं होता है तो इन सिक्योरिटीज को इशू मान लिया जाता है, रियलाइज करा जाएगा। Under this arrangement, the borrower gets agreed that a particular asset or a group of assets will be realized and the proceeds therefrom loan will be repaid, applied to repay the loan. In the event of that amount due cannot be paid, sometimes company can issue their own debentures as collateral security for a loan or fluctuating overdraft. When the loan is repaid on due date, these debentures are at once released with the main security. ठीक है, अगर मान लो लोन लिया है, लोन लेके लिए कोई संपत्ति गिरवी रखा था, वो संपत्ति सफिशिएंट नहीं था तो डिबेंचर्स को कोलैटरल पे रख दिया। अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो डिबेंचर को इशू मान लिया जाएगा, लेकिन अगर लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो डिबेंचर्स वापस हो जाएगा। क्लियर है? In the case the company cannot repay its loan, the interest thereon on the due date, the lender becomes the debenture holders who can exercise all the rights of a debenture holders. क्या कह रहा है? अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाता है लोन को और इंटरेस्ट को, लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, तो जिसने कर्जा दिया होगा ना वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, क्योंकि डिबेंचर्स आपने उसके पास क्या रखा था? गिरवी रखा था। वो डिबेंचर होल्डर्स बन जाएगा और फिर उसको हर वो राइट मिलेगा जो एक डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। क्लियर है? लेकिन सवाल ये है कि मान लो कि लोन लिया है 10 लाख और डिबेंचर गिरवी रखा है 20 लाख का, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 10 लाख के लोन पे इंटरेस्ट का वैल्यूएशन होगा आगे भी, या फिर डिबेंचर्स का जो वैल्यू होगा उस पर होगा? तो आंसर इज लोन के अमाउंट पे होगा। ये बात देखो इस बॉक्स में, इन सच अ केसेस द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली टू द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स के अमाउंट से इंटरेस्ट डिसाइड नहीं होगा। किसके अमाउंट से इंटरेस्ट डिसाइड होगा? लोन के अमाउंट से। डिबेंचर इशू हो जाएगा, इशूड मान लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इशू वहां पर जो लोन पे इंटरेस्ट लगना है वो किस अमाउंट पे लगना है? डिबेंचर्स पे नहीं बल्कि लोन के अमाउंट पे लगना है। देखो इसको लिखने का दो मेथड है। इस पहले मेथड में क्या है ना कि सिर्फ लोन का एंट्री पास किया जाता है, डिबेंचर्स अगर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं तो उसके लिए कोई एंट्री बुक में नहीं करते हैं। तो अगर कोई एंट्री बुक में नहीं करा तो फिर इसको लिखेंगे कहा? तो उसको लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट का जो नोट्स होता है ना वहां पे उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब अकाउंटिंग, बैंक से आपने लोन लिया 10 लाख रुपए और डिबेंचर्स गिरवी रखा है, तो आप सिर्फ एंट्री करोगे बैंक टू बैंक लोन,
नरेशन में ये बात मेंशन कर दोगे, लोन सिक्योर्ड बाय कीपिंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल, ठीक है। बैलेंस शीट में जब डिस्क्लोज करोगे तो बैलेंस शीट का जो नोट नंबर जो डालना होता है ना, वहां नोट नंबर में जाकर के ये बात को मेंशन करोगे कि डिबेंचर्स क्या है वहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है किससे, आईडीबीआई से, कितने का है, 1 करोड़ का। कोलैटरल सिक्योरिटी रखा है कितने का, 1.5 करोड़ का। फर्स्ट 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर से ही। अब देखो इसका एंट्री क्या होगा, देखो इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, सिक्योर्ड लोन में कितना अमाउंट, सिक्योर्ड लोन कहाँ है, आईडीबीआई से लोन लिया गया है, देखो कहाँ पे मेंशन हुआ है, लोन का अमाउंट सिर्फ 1 करोड़ शो हो गया। और एसेट साइड 1 करोड़ बैंक अकाउंट, बैंक के कॉलम में अमाउंट जाएगा 1 करोड़ रुपया। और लाइबिलिटी साइड में सिक्योर्ड लोन में आईडीबीआई लोन तो गया, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये बॉक्स में लिख देंगे, कोलैटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1.5 करोड़ 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। मतलब ये जो लोन है ना, ये 1.5 करोड़ का फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स गिरवी रख के लिया गया। ये है मेथड 1। मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 में लोन का तो एंट्री होगा ही होगा, डिबेंचर इशू का भी एंट्री होगा। कैसे शो करेंगे उसको, यहां देखो, मेथड 2 में फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ सच डिबेंचर्स। एंट्री भी करेंगे हम, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। पहले वाले एंट्री में आपको, पहले वाले ट्रांजैक्शन में आपको एंट्री करने का जरूरत है क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे आपने डिबेंचर्स दिया है, इसका एंट्री का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात सिर्फ नरेशन में मेंशन होगा कि आपने लोन लिया है डिबेंचर्स को गिरवी रख के। लेकिन सेकंड मेथड में आप लोन का तो एंट्री पास करते ही करते हैं, साथ ही साथ एक और एंट्री पास करते हैं, किसके लिए, जो डिबेंचर आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करा है, उसके लिए एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये बात हमें समझना है कि फिर बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड। डिबेंचर सस्पेंस किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड। किस हेड में जाएगा, किस हेड में, नॉन करेंट एसेट्स। और डिबेंचर्स किस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड। कहां, बैलेंस शीट में। डिबेंचर्स का अमाउंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर दोगे, और डिबेंचर सस्पेंस बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड। और बैंक से जो लोन लिया गया है वो पैसा बैंक बैलेंस में तो शो हो रहा होगा एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड बैंक लोन अकाउंट में, आईडीबीआई लोन अकाउंट में जैसे पहले शो हो रहा था तो वैसे ही शो होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने सेकंड मेथड यूज करा ना तो डुअल एंट्री होगा, लोन का एंट्री होगा ही होगा, और उसके अलावा डिबेंचर्स जो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू हुआ उसका एंट्री भी होगा। लोन को कैसे डिस्क्लोज करेंगे आपको मेथड 1 से पता चल गया, लेकिन डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर्स का एंट्री कहां करेंगे, तो डिबेंचर्स तो चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, है ना, और डिबेंचर सस्पेंस कहां चलेगा, एसेट साइड। किस साइड, ये बात आपके कॉपी पे नोट के तौर पे लिखा होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रहा, तो एंट्री लिख लो। जैसे ऊपर में 8वां नंबर क्वेश्चन में था ना कि लोन लिया गया था, अब उसी क्वेश्चन में दिया जाए कि अगर मेथड 2 फॉलो करेंगे तो 1.5 करोड़ डिबेंचर जो इशू हुआ उसका एंट्री पास होगा। क्या होगा इस एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस टू 14% मॉर्गेज डिबेंचर, अमाउंट कितना, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे शो करा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितना अमाउंट जाएगा, 1 करोड़ बैंक लोन और 1.5 करोड़ डिबेंचर्स, कितना हो गया। और एसेट साइड क्या क्या जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में 1.5 करोड़, और कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस जाएगा कितना, 1 करोड़, हो गया। और यहाँ नोट्स टू अकाउंट में देखो डिटेल से लिख दिया गया है, सिक्योर्ड लोन में आईडीबीआई बैंक लोन जो कि 1 करोड़ का लिया है, एंड 14% मॉर्गेज डिबेंचर जो कि 1.5 करोड़ का लिया है, दोनों अमाउंट मिला के कितना हो गया, 2.5 करोड़। ये सब 12th में पढ़ा हुआ टॉपिक है, सेम टॉपिक तो आपने 12th में पढ़ा है, सेम यहाँ पर मेथड 1 मेथड 2 कर लेंगे। मेथड 1 में क्या करेंगे, सिर्फ लोन का एंट्री पास करेंगे, कोलैटरल का डिस्क्रिप्शन कहाँ होगा, नीचे नरेशन में। मेथड 2 में क्या करेंगे, लोन का एंट्री अलग से पास करेंगे और डिबेंचर इशू का एंट्री अलग से पास करेंगे। तो लोन का एंट्री तो आपको पता है बैंक टू बैंक लोन होगा, लेकिन डिबेंचर्स के इशू जो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे वो उसका एंट्री क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट भी आपको पता चल गया, मेथड 1 का भी और मेथड 2 का भी। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी आएगा मेथड 1 के हिसाब से डिस्क्लोज करें या मेथड 2 के हिसाब से कर लेंगे। नहीं, वो सिर्फ नरेशन में जाएगा,
यहाँ पे देखो ना, वो मेथड 1 में जो शो किया है नोट्स टू अकाउंट्स में, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड लोन कहाँ से, आईडीबीआई से है, यहाँ पे नोट्स में मेंशन रहेगा ये बात। वहाँ तो बैलेंस शीट में तो सिर्फ आप दिखोगे सिक्योर्ड लोन, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिक्योर्ड, वहाँ पे जाएगा कितना अमाउंट, 1 करोड़ मेथड 1 में। और नोट नंबर जितना दिया हुआ रहेगा वो नोट नंबर में नीचे में लिखा रहेगा ये डिटेल। ये देखना ना, नोट्स टू अकाउंट से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में सिर्फ अमाउंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज द हेड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड है पहला, उसमें सिक्योर्ड है ना, सिक्योर्ड लोन्स वहां पे जाएगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड में जाएगा कितना अमाउंट, 1 करोड़, मेथड 1, दैट्स इट। और ये बात नोट्स में इस तरीके से मेंशन हो जाएगी। और मेथड 2 का डिटेल तो आपके सामने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 9 में एंट्री भी करके दिखाया, इस तरीके से भी करके दिखाया। एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं एक क्वेश्चन दे रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटीज का, जो तुम लोग दोनों ही मेथड से बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मोहित लिमिटेड obtains loan from HDFC बैंक of ₹50 lakhs, giving as collateral security of 75 lakh, 10% debentures, pass journal and show this detail in balance sheet. Use both the method. इस एक क्वेश्चन से आपका दोनों मेथड प्रैक्टिस हो जाएगा। हो गया, चलिए नोट, इशू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड स्कैनर का क्वेश्चन मंगवा लेना। अब बच गया इसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का ट्रीटमेंट देखेंगे, 3 टॉपिक और ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और अभी और क्वेश्चन लिखो, अभी जो भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं ना उस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, होमवर्क नंबर 1 हुआ ये, और सब बना के चेक कराना, ठीक है। होमवर्क में सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 10% 10,000, 10%
डिवेंचर्स of ₹100 each, redeemable at the end of third year, from date of issue. Pass necessary journal entries in the following cases. Case number 1, when debentures are issued at discount of 10% and are redeemable at a premium of 20%. Case 2, when debentures are issued at a premium of 5% and are redeemed at a premium of 10%. And are redeemed नहीं, and are redeemable लिखोगे, and are redeemable at a premium of 10%. And case 3, when debentures are issued at a discount of 20% and redeemable at par. तीन केस, ये हो गया होमवर्क नंबर 2। 6 केस था ना, उसी में से 3 केस दिया है, ठीक है। जो थोड़ा टफ है ना वही केसेस दिया है हमने, और इंस्टॉलमेंट में नहीं है, वन ही टाइम वाला केस है। वन टाइम वाला केस समझ जाओगे तो बना लोगे। इंस्टॉलमेंट वाले में क्या है, जिस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट देना है उस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी है उसका एंट्री कर लेंगे। नॉर्मली वो अलॉटमेंट में होता है, ठीक है। हाँ आया है। अभी आया नहीं है, चलो देखो थर्ड एक और क्वेश्चन दे रही है, तीनों क्वेश्चन बना लोगे। एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड आर रिडीमेबल एट पर। हाँ दाम के दाम पे रिडीम होगा।
लास्ट क्वेश्चन लिखो, वाई लिमिटेड इशूड 1 लाख, 9% डिवेंचर्स at 10% discount to be called up as follows: ₹10, so 9% debentures of ₹100 each, यहाँ पे मेंशन कर देना, at 10% discount to be called up as follows: ₹10 on application, ₹40 on allotment, and balance on first and final call. All the money were duly received. ये तीनों क्वेश्चन बना लेना। हो गया नोट? क्या कह रहे हो? And balance on first and final call. All the money were duly received. All the money were received. Past necessary journal entries. Journal entry pass कर लेना।